Good morning, everyone. My name is Mukul Mittal, and today I am going to give a presentation on French Revolution. So let's begin. First of all, we need to understand France during 1774. It is like the background of French Revolution of what was happening and why it was happening. First of all, we can see that in 1774, Louis XVI of the Bourbon family had just become a king. He was recently ascended to the throne and had married Queen Antoinette from Austria. So we can see that he was 20 years old and there is एंड हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वहां पे जो है एम्प्टी ट्रेजरी है. क्यों, कैसे और कब तक? वो एम्प्टी ट्रेजरी इसलिए है क्योंकि फ्रांस जो है उस टाइम पे उसके खर्चे जो है मेंटेनेंस के साथ साथ जो है और सिटीजन्स के खर्चे तो थे ही थे, वहां पे खर्चे जैसे कि वॉर्स भी फंड हो रही थी. फ्रांस जो था वो अमेरिका की मदद कर रहा था इंडिपेंडेंस पाने में और वो फंड कर रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट जो वॉर चल रही थी जो अमेरिका लड़ रहा था. उसके अंदर फ्रांस इसलिए फंडिंग कर रहा था क्योंकि ब्रिटेन जो है बहुत लंबे टाइम से जो है उनका आर्च नेमेसिस था. तो इस सब के चलते हुए जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी और हमें ये देखने को मिलता है कि आगे जाके जो टैक्सेस है वो भी बढ़ाए जाते हैं. पर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो फ्रांस की उस टाइम स्थिति थी, मतलब कैसे कास्ट सिस्टम था, क्या कोई कास्ट सिस्टम था भी? यस, वहां पे जो है लोग 3 वर्ग में बटे हुए थे, एस्टेट्स. तो जो पहला एस्टेट था वो था क्लर्जी. क्लर्जी माने कि वहां पे जो लोग चर्च के हैं वो क्लर्जी में आते थे. सेकंड थी नोबिलिटी. नोबिलिटी वो लोग थे जो कि राजा रानी और उनके साथ जो भी रॉयल फैमिली है. थर्ड है पेजेंट्स. पेजेंट्स वो लोग हैं बेसिकली जो नॉर्मल आम लोग हैं, उनके अंदर शॉपकीपर्स आ जाते हैं, आर्टिसंस आ जाते हैं या फिर बिग बिजनेसमैन आ जाते हैं. इनके अंदर जो है जो पहला एस्टेट और सेकंड एस्टेट, क्लर्जी और नोबिलिटी, इनके पास बर्थ से ही प्रिविलेजेस थी और ये लोग टैक्स भी नहीं भरते थे. इनके पास जो है 60% ऑफ लैंड जितना भी था फ्रांस में वो क्लर्जी और नोबिलिटी ने ही ओन कर रखा था. बट हम पेजेंट्स को देखेंगे तो पेजेंट्स टैक्स पेयर्स थे और उनकी 90% आबादी थी. इधर हमें जो है अनजस्टिस और अनफेयरनेस देखने को मिलती है कि कैसे जो 60% लैंड है वो सिर्फ 10% पॉपुलेशन जो है ओन कर रखी है. ऐसा क्यों? तो ये तो हमारा एक रीजन हो गया, टैक्सेस एंड कैसे हमने अनफेयरनेस देखने को मिली. बट लोग जो है वो उससे भी और उनके रीजंस थे कि वो क्यों गुस्से में थे. तो जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन थी 1715 में, बट 1789 के आते आते वो 28 मिलियन हो गई थी. इसका मतलब है कि फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है. बट हमें ये भी देखने को मिलता है कि इस टाइम के अराउंड 1774 के जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी. मतलब अब राजा जो है उसे टैक्सेस बढ़ाने हैं, जो लुइस है वो चाहता है कि वो टैक्सेस बढ़ाए. तो जब टैक्सेस बढ़ाने की बात होती है उस टाइम पे सबसिस्टेंस क्राइसिस भी हो रहा था. वहां पे ऑलरेडी प्राइसेस ऑल टाइम हाई थे और जो लोग थे वो नॉर्मल चीज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि ब्रेड, शेल्टर, पानी. और जो चर्च था वो भी उन्हें जो है एक टैक्स चर्च लेता था. 10% ऑफ व्हाटएवर एक पर्सन अर्न करता है उन्हें जो है वो एक टैक्स लगाते थे जिसका नाम था टीथ. और एक टैक्स था टेल नाम का. टेल वो टैक्स था जो लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते थे और टीथ वो टैक्स था जो चर्च लगाती थी लोगों के ऊपर. एंड अब एंड में जो है लोगों का गुस्सा बिल्कुल तब भड़कता है जब उन्हें पता चलता है कि लुइस 16 जो है टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं. एंड तो टैक्सेस बढ़ाने के लिए लुइस 16 जो है असेंबली बुलाता है स्टेट जनरल की. बट असेंबली होती क्या है स्टेट जनरल की? असेंबली जो स्टेट जनरल की है उसके अंदर 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट एस्टेट से आते हैं, 300 रिप्रेजेंटेटिव सेकंड एस्टेट से. जो थर्ड एस्टेट है वहां से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं. बट ये असेंबली के अंदर जो है फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट ये तो अमीर लोग हैं, इनके जो है ज्यादा डिमांड्स नहीं होती एक तरीके से. जो थर्ड एस्टेट था जो गरीब लोग थे उनके काफी सारे डिमांड्स थे. वो डिमांड्स जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है अब सबकी एक साथ तो ले नहीं सकते, तो अराउंड 40,000 जो है लेटर्स लोग लिखते थे. और जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स वो उन 40,000 लेटर्स को लेते थे और उन्हें लेके जाते थे असेंबली के अंदर. तो
असेंबली के अंदर एक्चुअली ऐसा होता है कि जब वोटिंग का दौरान आता है ना कि क्या डिसीजन लिया जाएगा, लुईस 16 ये चाहते थे कि टैक्सेस बढ़ाए जाए, तो फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट ने हाँ कर दिया। बट जो थर्ड एस्टेट है उनकी एक छोटी सी डिमांड थी कि रादर देन हैविंग वन वोट फ्रॉम वन एस्टेट, इंडिविजुअली जो है वोट किया जाए, मतलब हर एस्टेट का एक बंदा जो है एक वोट करेगा। इसके लिए जो है लुईस 16 ने मना कर दिया। एंड होता यह है कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो बाहर टेनिस कोर्ट में जाते हैं एंड वो सारे मिलके जो है शपथ लेते हैं कि हम एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। ये होता है 28 जून को, जब वो सारे बाहर जाते हैं और ये शपथ लेते हैं। जब वो नेशनल असेंबली बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं तब वो अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड इसके अंदर जो ये लीड कर रहे थे नेशनल असेंबली को वो थे एबिसेस एंड मिराबू। मिराबू एक्चुअली नोबल फैमिली के अंदर पैदा हुए थे, बट वो चाहते थे कि वो इस सब को सपोर्ट करे और इस एक तरीके से इस सिस्टम को जो है बंद कर दे। एंड जो एबिसेस थे वो एक प्रीस्ट थे और उन्होंने जो है एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। तो अब शुरू होता है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का लाइक काइंड ऑफ ट्रिगरिंग पॉइंट, जहां पे जो है एक बहुत ही खराब सर्दी आती है और हार्वेस्ट जो है बहुत खराब होता है। तो इसके दौरान जो है ना कुछ रूमर्स फैल रहे थे किंग के कुछ रूमर्स फैल रहे थे कि जो किंग है उसने अपने ट्रूप्स भेजे हैं एग्रीकल्चर को बर्बाद करने के लिए और जो हार्वेस्ट है उसे और भी खराब करने के लिए। तो इससे जो है सुन के लोग डर जाते हैं कि इससे पहले किंग हम पे अटैक करे हम उन पे अटैक कर देते हैं, और वो बैस्टिल के किले पे जो है अटैक कर देते हैं, वहां से उनके जो वेपन्स है उन्हें छीन लेते हैं और एक तरीके से उनका सामान जो है जो भी बैस्टिल के किले में था, बैस्टिल कासल में था, उसे ले लेता है ये दिखाने के लिए कि हम जो है अपने बल पे भी कुछ कर सकते हैं। और सेकेंडली हम ये देख सकते हैं जो कंट्री साइड था जहाँ पे नॉर्मल लोग रह रहे थे बिल्कुल, वहां पे जो है ये रूमर्स फैल रहे थे, ये रूमर्स फैल रहे थे, विलेज टू विलेज फैल रहे थे। और हाँ, और ये रूमर्स के फैलने की वजह से जो वहां के लोग थे वो अफरा तफरी मचा देते हैं और जाके जो है और छोटे छोटे फोर्ट्स पर अटैक कर देते हैं। तो डिफीट ऑफ लुईस 16, जब ये बास्टिल किले पे अटैक होता है और कंट्री साइड में इतनी ज्यादा अफरा तफरी मचती है, तब लुईस 16 फाइनली गिव अप कर देते हैं और नेशनल असेंबली का एक तरीके से सरेंडर कर देते हैं। इस टाइम के दौरान जो है 4 अगस्त 1789 में एक डिक्री पास होती है असेंबली के द्वारा जो अबॉलिश कर देती है फ्यूडल सिस्टम को, और जो मेंबर्स थे क्लर्जी के वो भी उन्हें गिव अप करने पड़ जाते हैं अपने प्रिविलेजेस। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे अब सिस्टम हो रहा है। जो हमारे सिटीजन्स है, पहले हमारे पैसिव सिटीजन्स और दूसरा हमारे एक्टिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन वो सिटीजन्स है जो वोट नहीं कर सकते, ये अराउंड 3 मिलियन मेन थे और अबाउट सारी वुमेन थी। पैसिव सिटीजन्स उनके अंदर आते हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम थी, जो वुमेन थे, जो बच्चे थे, और वो अपने 3 दिन का अराउंड टैक्स पे नहीं कर रहे थे। जो एक्टिव सिटीजन्स है वो अराउंड 4 मिलियन थे, एंड जो एक्टिव सिटीजन्स है वो इलेक्टर्स को वोट करते हैं, एंड जो इलेक्टर्स है वो नेशनल असेंबली को वोट करते हैं। नेशनल असेंबली के मेंबर्स 745 थे जो किंग को कंट्रोल करते हैं और मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और जो हमारे एक्टिव सिटीजन्स है वो जज को भी वोट करते हैं। तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 3 पिलर्स मिल गए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जुडिशरी जज हमारा एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई, एग्जीक्यूटिव के अंदर किंग जो है वो कंट्रोल में है लेजिस्लेचर के, बट वो जैसे कि अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ लाना चाहता है तो किंग उसके लिए डिक्लाइन जरूर कर सकता है, बट वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट आता है वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो लुईस 16 इन हालातों को देखते हुए वो जानते हैं कि अब उनकी लाइफ भी ज्यादा टाइम तक नहीं है। अगर ये नेशनल असेंबली का जैसे ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा वैसे ही उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए वो कुछ लाइक सीक्रेट नेगोशिएशंस में होते हैं प्रशिया के किंग और ऑस्ट्रिया के किंग के साथ।
और पर इसके बारे में जो है नेशनल असेंबली को पता लग जाता है और वो जो है पहले अटैक कर देता है प्रशिया और ऑस्ट्रिया पर। अटैक करते हैं जो लोग होते हैं नेशनल असेंबली की तरफ से जो अटैक करते हैं वो आम लोग थे फ्रांस के, जो एक साथ मिलके जो है अटैक कर देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि आगे और भी कंट्रीज के अंदर जो है डेमोक्रेसी ऐसे फैले। पर ये कंट्रीज ने पहली बात मदद करने की सोची क्यों लुइस की? उन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि अगर फ्रांस पूरी तरीके से एक रिपब्लिक बन जाता है तो जो सराउंडिंग कंट्रीज है ना वो भी धीरे धीरे उनके अंदर भी लोगों के अंदर एक तरीके से आग जलेगी कि उन्हें भी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उन्हें भी रिपब्लिक बनना है। तो इस सबको रोकने के लिए जो मोनार्क है वो एक साथ आते हैं और ट्राई करते हैं, बट नेशनल असेंबली स्टिल जीत जाती है। फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है और 1792 के अराउंड जो है जेकोबिन्स एक तरीके से उभर के आते हैं। अब जेकोबिन्स क्या है? तो इस टाइम के अराउंड जो है ना 1790s के अराउंड फ्रांस में बहुत सारे इंडिपेंडेंट क्लब्स थे, वुमेन्स के क्लब थे, आम लोगों के क्लब थे। वो क्लब्स जो है थर्ड एस्टेट में मोस्टली पॉपुलर थे। तो ये जो क्लब्स थे ना इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लाइक बातें होती थी और वो लाइक डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी अलग अलग क्लब की। तो एक क्लब उभर के आता है जेकोबिन क्लब। तो ये जो जेकोबिन क्लब है ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये पहली बात इनकी सोच बहुत डिफरेंट थी। ये जानते थे कि जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं जो नेशनल असेंबली में है वो भी वो लोग हैं जो बहुत अमीर है और हाईएस्ट लाइक टैक्स पेयर्स में जो है सिर्फ वही है नेशनल असेंबली में। तो ये देख के जेकोबिन क्लब के जो लोग हैं ये भी ट्राई करते हैं अपना एक कन्वेंशन बनाने में जो ये आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। तो इसके लिए जो है एक इलेक्शन होता है एंड उस इलेक्शन के अंदर जो लड़के हैं मेन है वो 21 ईयर्स ऑफ एज तक कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। मतलब वोटिंग एज गिरा दी गई थी और इसके अंदर जो है एक नई असेंबली इलेक्टेड जो है आती है जिसका नाम था कन्वेंशन और ये बेसिकली जेकोबिन क्लब ही है। तो जेकोबिन क्लब का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबिन्सफेयर और जब वो आ जाता है लीडर बन जाता है तब आता है द रेन ऑफ टेरर। द रेन ऑफ टेरर 1793 से लेके 1794 तक है और इसके अंदर रॉबिन्सफेयर रूल करता है। इसके जो रूल थे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और बहुत ज्यादा लाइक लिमिटेड थे कि यही कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। ये इसके कुछ रूल्स थे जैसे कि उसने जो है एक लॉ लगाया था कि एक मैक्सिमम प्राइस रहेगा आइटम्स की लाइक एमआरपी रहेगी। मीट और ब्रेड जो है वो राशन रहेंगे। पेजेंट्स जो है उन्हें फोर्स करा जाता था उनके ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिटीज में और उधर सेल करने के लिए। जो एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लावर आते थे जैसे कि मैदा उन्हें जो है बैन कर दिया गया था और इक्वालिटी जो है उसे लाइक स्पीच और एड्रेस के फॉर्म में जो है प्रैक्टिस किया जाता था। जैसे कि मॉन्सियोर और मैदाम ये कुछ फ्रेंच वर्ड्स होते हैं सर और मैडम के लिए, इन्हें इनका यूज बैन कर दिया गया था। और सिटोयन या फिर सिटोयन इनका मतलब सिटीजन होता है वो हो गया था। अगला है द डायरेक्टरी। नेक्स्ट आती है द डायरेक्टरी फॉल ऑफ जेकोबिन। तो रॉबिन्सफेयर जो है जब रूल कर रहा था द रेन ऑफ टेरर में तो उसका इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल हो गया था कि इवन जो उसके फॉलोअर्स थे वो भी मॉडरेशन चाहते थे। तो रॉबिन्सफेयर को अरेस्ट कर लिया जाता है जुलाई 1794 में। अरेस्ट करके उसे गिलेटिन पे चढ़ा दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो द फॉल ऑफ जेकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। तो इस टाइम पे जो मिडिल क्लास है वो इमर्ज होती है और एक डायरेक्टरी बनाती है जिसके अंदर लेजिस्लेशन में एक डायरेक्टरी बनती है और 5 डायरेक्टर्स आते हैं। ये डायरेक्टर्स रूल करते हैं और उन्हें जो है आपस में लाइक डिस्कस करके लॉज बनते हैं। तो जो डायरेक्टरी है इनके डायरेक्टर्स जो है एग्जीक्यूट लेजिस्लेचर से इनकी जो है क्लैश होती रहती थी। तो इसका फायदा देख के इनकी जब ताकत कम हो गई तब नेपोलियन बोनापार्ट ने आके जो है फ्रांस में रूल करना स्टार्ट कर दिया। ये टाइमलाइन है। 1774 में लुइस 16 जो है किंग बनते हैं। 1789 में स्टेट जनरल का कॉन्वोकेशन होता है। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उसे लागू कर दिया जाता है।
1792 से 93 तक जो है फ्रांस रिपब्लिक है, और हमारा रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794 तक चलता है। और 1804 में नेपोलियन एम्परर बन जाते हैं फ्रांस के। 1815 में वो वाटरलू की लड़ाई हार के जो है वो भी हार जाता है। थैंक यू।